आज हम लेके आए हैं ये कक्षा 9वीं की जो विज्ञान विषय है उसका मॉडल सेट का पार्ट 1 वीडियो पहले लाए थे। आज उसका पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 वीडियो में 1 से 10 तक का था। आज 10 के बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं 10 नंबर हो गया था। 11 नंबर में ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, यानी ध्वनि जो है वह किस माध्यम से जाती है। तो ध्वनि ठोस में भी गति करती है, तरल में भी गति करती है और गैस में भी गति करती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ठोस द्रव गैस यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये जो वायु में ध्वनि तरंग होता है वह अनुदैर्घ्य त्वरंग होता है। अनुदैर्घ्य त्वरंग जो है ऑप्शन नंबर 1 वही इसका सही जवाब होता है। ठीक है, अब 13 नंबर जो है मानव श्रवण की श्रव पारस की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो मानव की जो श्रवण की श्रव्य पारस यह जो होती है यह सबसे ऊपर यानी ये 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक होती है। यानी सबसे ऊंचा कितना होता है 20,000 हर्ज, जो कि देखने को मिल रहा है 20,000 हर्ज। 20,000 हर्ज नहीं है, 20 किलो हर्ज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 किलो हर्ज। 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है। अगर दो पदार्थ आपस में मिल रहा है तो उसे विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का अगर गलनांक की बात किया जाए तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। 273.16 है, तो वही 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर आता है निम्न में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित यानी दबाया जा सकता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है जिसके कारण पदार्थ के कण को दबाया जाता है। तो किसमें ज्यादा रिक्त स्थान हो गए। सबसे पहले नमक, नमक को थोड़ी दबाया जा सकता है, तेल को भी नहीं दबाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस, इसमें जो कण होता है इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन गैस का चित्र बनाएं तो कण इतनी दूर में स्थित होता है। तो कण दूर में स्थित होने के कारण यह ज्यादा संपीड़क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है। यौगिक, ठीक है, तो लोहा, लोहा तो एक धातु है। दूसरा पीतल, पीतल एक मिश्र धातु होता है जो मिश्रण है। और ये होता है जल, तो जल एक यौगिक है। जल क्या है, यौगिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पित्तल किस किस धातु का मिश्रण है। पीतल किस किस से मिलने से पीतल बनता है। तो जिंक और तांबा यानी कॉपर तथा जिंक अगर एक साथ मिल जाए तो वह हो जाता है पीतल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यानी जिसे फिर से नया नहीं बनाया जा सकता, फिर से नया जैसा जो पुराना था वैसा नहीं बनाया जा सकता, यानी जो परिवर्तन होके खत्म हो गया वो, तो उसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जल का बर्फ में बदलना, तो जल को बर्फ में बदलना यानी बर्फ से तो फिर जल बन सकता है। भोजन का पचना यानी भोजन एक बार पच गया तो फिर से भोजन नहीं बनेगा, यह है बी नंबर रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का होता है, सोडियम ऑक्साइड का होता है Na, सोडियम का Na 2
ओ होता है, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Na2O। फिर आ जाता है 21 नंबर, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। तो 36 ग्राम जल, तो अगर मोल ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जल, जल को क्या कहते हैं, H2O, H2O, यानी 2 गुने H का द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए पहले H का मोलर द्रव्यमान लेते हैं। तो H का कितना होता है 1, प्लस O का कितना होता है, तो परमाणु संख्या की दुगुनी, यानी O का परमाणु संख्या 8, तो इसका हो जाएगा 16। मोलर द्रव्यमान कितना है इसका 16। तो अब इसका अगर H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो 2 1 2 प्लस 16 यानी 18। इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 18। अब मोलर द्रव्यमान निकल गया, और ये जो जल है, जल का कुल द्रव्यमान 36 दिया हुआ है। अब ज्ञात करना क्या है, मोल। क्या निकालना है, मोल। तो मोल बराबर होता है जो द्रव्यमान दिया हुआ रहता है, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो यौगिक का, बटा कर देते हैं मोलर द्रव्यमान से, यानी 36/18। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो इसका कितना मोल होगा 2 मोल। 36 ग्राम जल का कितना मोल होगा 2 मोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, C2H2 यानी 2 गुने C यानी कार्बन, तो कार्बन गिनना है कितना में होता है, हाइड्रोजन हीलियम यानी कार्बन 8, 6 यानी 6 दूनी 12, तो कार्बन का 12 मोल होता है, प्लस 2 गुने हाइड्रोजन का 1, यानी 12 दूनी 24, प्लस 2 एकम 2 यानी 24 और 2 26। तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान जो हो वह हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन का खोज अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो परमाणु संख्या बराबर होता है जितना प्रोटॉन की संख्या होगा, और प्रोटॉन की संख्या होता है जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, यानी कुल मिलाकर ये जो परमाणु की संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो यानी 11, इलेक्ट्रॉन 11 है तो इसकी परमाणु संख्या भी हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि Z बराबर P बराबर E, यानी इलेक्ट्रॉन जितना है उतना प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन जितना होगा वह परमाणु संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्न में से कौन सा और परमाणु का समान नहीं होगा। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा। तो परमाणु का समान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन समान नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिक जीव के उदाहरण है, यानी जिसमें एक ही कोशिका है। तो इसमें आ जाएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम कौन बनाता है, गल्जी उपकरण। लाइसोसोम को कौन बनाता है, गल्जी उपकरण यानी गल्जी अपरेटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो कोशिका झिल्ली में जो पदार्थ का आना जाना होता है वह विसरण के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों के सिर पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, यानी पौधे के जो शीर्ष होते हैं उस पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो पौधे के शीर्ष बार बार विभाजित होते हैं, यानी वहां पर पाया जाता है विभाज्यतक। ठीक है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी।
जो प्लाज्मा है वही है इसका आंसर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन से। श्वेत यानी सफेद, तो सफेद दूध उत्पादन के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल यानी जो ठंडे के दिन में होता है, तो ठंडा के दिन में क्या होता है? धान, मक्का, अरहर, चना। तो ठंडे के दिन में चना होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है? तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक जो मूलभूत लक्षण होते हैं वह कोशिका संरचना होता है, यानी उसके कोशिका संरचना। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है उसका कोशिका संरचना के आधार पर ही उसे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप वर्ग का उभयचर की अगर बात करें तो ब्रायोफाइट को कहते हैं पादप वर्ग का उभयचर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रायोफाइट। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? वेल जो है, वेल मछली जो है वह किससे संबंधित रखता है? तो वेल मछली एक स्तनपायी जीव माने जाता है। क्या माना जाता है? स्तनपायी जीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तनपायी जीव। ठीक है। विश्व उष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो विश्व उष्मन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नहीं होगा? तो जल के प्रदूषण होने से जल के तो तापमान में परिवर्तन होगा ही, हैजा फैल सकता है, जल में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, लेकिन ये जो फेफड़ा का रोग है वह जल प्रदूषण के कारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा से संबंधित रोग। ठीक है। 38, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है जो एक दूसरे से नहीं फैलता है? ये जो रतौंधी है यह एक असंक्रामक रोग है। ठीक है, ये रतौंधी एक असंक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है? यानी दीर्घकालीन जो रोग हैं उसके उदाहरण कौन से हैं? तो खांसी जुकाम यानी एक बार होने से तुरंत ठीक हो जाता है, हैजा भी ठीक हो जाता है, टीबी भी ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो डायबिटीज है वह एक दीर्घकालीन रोग है। मधुमेह, मधुमेह दीर्घकालीन रोग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आता है? तो जीवाणु जो है वह मोनेरा वर्ग में आता है। कहाँ पर आता है? मोनेरा। ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा। ठीक है। तो ये आज का क्लास 10 का मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपका ये सब ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेते आएंगे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में, जिससे आप लोग को फोड़ के आ जाएं और 100% अंक लेके आएँ, सब A+ नंबर लेके आएँ। ठीक है, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह के अगले वीडियो आएंगे। ठीक है, बाय।